एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेटिंग पॉइंट में। तो बच्चों, आज फिर हम उसी शोर में आगे बढ़ते हैं जो हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक संचयन पढ़ रहे थे। और आज जो हमारा चैप्टर है वो उसका नाम है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। ये धर्मवीर भारती की एक आत्मकथा है। उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। तो ये इस प्रकार है। जुलाई 1989, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन ज़बरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज़ बंद, सांसें बंद, धड़कन बंद। डॉक्टर ने घोषित किया कि अब प्राण नहीं रहेंगे, पर डॉक्टर बोर्सेस ने फिर से हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक्स यानी झटके, यानी जो करंट के जो झटके दिए जाते हैं उनको शॉक बोलते हैं, भयानक प्रयोग। लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। केवल 40% बचा। उसमें भी 3 अवरोध है। अवरोध का मतलब होता है रुकावट यानी ब्लॉकेज आना। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद न रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। बहरहाल ऐसी अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। अर्ध मृत्यु का मतलब होता है अधमरा, यानी जो सही भी नहीं है और मतलब पूरी तरह मृत भी नहीं है, यानी अर्धमरा। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए, वहीं लिटा दिया जाए। मुझे चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े पड़े 2 ही चीज़ें देखना, पड़े रहना। बाई ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से निकल चुके हैं। वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 वर्ष से मेरे धीरे धीरे पास जमा होती गई। यहाँ जो धर्मवीर भारती है, उन्हें बुक्स का बहुत शौक था। उनकी जो जान थी वो किताबों में बसती थी, इसलिए ये इस प्रकार कहा गया है। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, ये कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे होगा। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर शोर पे था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। वर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आमंत्रित, साप्ताहिक, वदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम, ये बुक्स के नाम हैं। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई थी, यानी चाहत। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आयमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदों और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अभ्यास। पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित का मतलब होता है, मतलब उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र से भरी हुई। तत्कालीन
तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस। पाखंड होता है यानी ढकोसला दिखाना, जो झूठे रीति रिवाज किए जाते हैं और दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना, हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ियों का मतलब होता है प्रथाएं। जो रूढ़ियाँ यानी जो प्रथाएं, जो पुरानी अंधविश्वासी प्रथाएं चलती हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसका सहारा देना, ये सब मेरे बाल मन को बहुत ही रोमांचित करता था। रोमांचित का मतलब होता है खुश करना, हमें पुलकित करना कहा गया है। माँ स्कूली पढ़ाई पे जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखवाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पे कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। तो बच्चों, यहाँ जो लेखक है उनकी माँ थी, वो बड़ी चिंतित रहती थी कि बच्चा पढ़ ना पाए, पढ़ा नहीं तो ऐसे ही ठोठ रह जाएगा। और जबकि पिता थे वो उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि स्कूल में बच्चा गलत संगत में पढ़ सकता है। उन्हें इस बात का डर था। वही चाहते थे कि बच्चा घर पे अच्छे संस्कार सीखे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ में वह गलत संगत में पड़ जाए। अब ये है कि उसी दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पे हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की। तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे। अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रंग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएँ थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से माल लाद कर लाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, कहाँ से ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। व्हेल यानी व्हेल मछली और शार्क भी एक मछली ही होती है। इन 2 किताबों में एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उसे खाने में रखकर कहा, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, ये तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डायरेक्ट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई आया, संपादन किया। उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। यहाँ से लेखक की लाइब्रेरी का विस्तार शुरू हुआ बच्चों। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई। सनक का मतलब होता है जब हमें कोई चीज़ की ऐसे हम उसके प्रति हो जाए तो हमें सनक हो जाती है कि हमें उसके पीछे ही पड़ जाना। उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो है ही। लगभग
हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी, वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी, यह तो एक सपना यानी स्वप्न यानी सपने में भी नहीं सोचा था। पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे। दिवंगत का मतलब होता है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन मेरे उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ के, टॉल्स्टॉय की अन्ना कैरेनिना, विक्टर हुगो का पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर, अलेक्जेंडर क्रुपिन का गाड़ी वालों का कटरा, यामादा प्रिंट और सबसे मनोरंजक सरवास सीरीज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षण था। बच्चों, जो ये लेखक है उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने बहुत बड़ी लाइब्रेरी, यानी वैसे तो छोटी सी लाइब्रेरी थी हरि भवन उनके टाइम में, जो वहाँ जाके अपना पूरा समय उन किताबों में वो पढ़ते थे। अच्छे अच्छे लेखकों की बुक्स उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और जब शुक्ल की लाइब्रेरियन कहते हैं कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानना था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। मतलब जो लेखक थे ना, उनके मन में ये हमेशा एक ही बात रहती थी, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं ये किताबें खरीद लेता और अब इनको बार बार पढ़ता। पिता के देहावसान के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था कि पूछिए मत। आर्थिक संकट का मतलब होता है कि रुपए पैसे की समस्याएं उत्पन्न हो जाना। फीस जुटाना तक मुश्किल था। अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के प्रारंभ में मिलते थे। सत्र यानी वर्ष के प्रारंभ में एक ऐसा ट्रस्ट था जहाँ जो असहाय बच्चे यानी जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किताबें खरीद सके, उन बच्चों के लिए एक ट्रस्ट थी जो वर्ष के प्रारंभ में ही कुछ पैसे बुक्स खरीदने के लिए देती थी। उनमें प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता था। उन दिनों परीक्षा के बाद अपनी पूरी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उनसे आने वाले नए लेकिन विपन्न छात्र खरीद लेते थे। विपन्न का मतलब होता है जो गरीब यानी जिनके पास पूरे पैसे नहीं थे अच्छी नई पुस्तक खरीदने के लिए, तो इसलिए वो पुरानी बुक्स खरीद लेते थे। इसी तरह काम चलाता। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी है आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया, पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें खरीदी। फिर 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमाघर में देवदास लगा था, न्यू थिएटर वाला, बहुत चर्चा थी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल भी ना पसंद था, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमाघरों के बाहर बजते थे। उसमें एक सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीते नहीं। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। फिर गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते, तो जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का ही दिल होता है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता, धीरज से काम लो। अब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो एक फिल्म का गाना यानी देवदास का गाना है। धीरज तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूँ। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेच के 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने से मेरा देर हो गई। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा यानी अचानक से देखा
कि काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेकिन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। लेखक थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दाम देकर 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक के विक्रेता बोले, यानी किताबें बेचने वाला बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन मैं नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिया। अरे तू लौट आया, कैसे आया? पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे दुख के ये नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मैंने अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। यानी कि जो लेखक है उन्होंने अपनी पहली जो बुक्स थी वो अपने इन पैसों से खरीदी थी। आज जब हम अपने पुस्तक संकलन पर नज़र डालते हैं, संकलन का मतलब होता है जहाँ बहुत सारी किताबों का हमने मतलब लाइब्रेरी में उनको इकट्ठा किया है, यानी उनको जमा किया है। नज़र डालता हूँ जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हज़ारों पुस्तकें हैं। तब कितनी शिद्दत का मतलब होता है अपने आप पे मतलब ऐसे गुमान होना कि मैंने कितने जतन से यानी कितनी मेहनत से इनको इकट्ठा किया था। तो शिद्दत याद आई अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी। रेनन मारिया रिल्के, स्टीफेन ड्रीन, मोपासा, चेखव, टॉल्स्टॉय, दस्तावस्की, माइकोवस्की, सॉल्टचेनिस, स्टीफेन स्पेंडर, ऑजेंट एजरा पाउंड, यूजिन ओनिल, ज्यापाल सात्र, ऑलिवियर कामू, ओयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्रूगेल, रेम्ब्रा, हेम्बर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद्र, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ। बच्चों, लेखक यानी कि जो धर्मवीर भारती है उन्होंने अपनी जो बताई है कि उनकी लाइब्रेरी उन्होंने कितनी सारी बुक्स को उनका संकलन किया था। मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा कर्दीकर ने कितना सच कहा था उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे, बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है, यानी दोबारा जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, विंदा को भी, इन महापुरुषों को भी। तो बच्चों, ये जो धर्मवीर भारती जी लेखक है उन्होंने अपनी जीवन की जो ये बात है उन्होंने अपने साथ बताई है कि मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, यानी उनका अपना पुस्तकालय कैसा था। उन्होंने इस पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें बड़ी मेहनत से जमा की थी, उनका संकलन किया था, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुकों का उन्होंने संकलन किया था। अपनी पहली जो थोड़े से पैसे थे, जो पॉकेट मनी बोल दी जाए, उसमें से थोड़े, फिल्म नहीं देखी, थोड़े से पैसे बचाकर उन्होंने अपनी पहली पुस्तक खरीदी थी, देवदास। तो बच्चों, आपको ये कैसा लगा चैप्टर? आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो आप पूरा वीडियो देखिए और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। आज के लिए इतना ही।